ये देखिए पॉज का। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। जमीन अपनी सतह से कई सौ किलोमीटर ऊपर तक हवा की मुख्तलिफ लेयर्स में लिपटी होती है। वो जो हवा की डिफरेंट लेयर्स है जो कि ज़मीन को सराउंड करती हैं, ज़मीन को घेरती हैं, वो लेयर्स कहलाती हैं एटमॉस्फेयर। अब ये जो लेयर्स हैं हवा की, डिफरेंट लेयर्स हैं। अब उन लेयर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि एटमॉस्फेयर को हम डिफाइन करेंगे लेयर्स ऑफ एयर दैट surrounds अर्थ। हवा की डिफरेंट लेयर जो कि ज़मीन को घेरती हैं एटमॉस्फेयर कहलाती हैं, और ये ज़मीन की सतह से कई सौ किलोमीटर ऊपर तक ये मौजूद होती हैं। और ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। एक लेयर नहीं है, डिफरेंट लेयर्स हैं। उनमें जो सबसे पहली लेयर है वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। जमीन के क्लोज, जमीन के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। तो इसकी टॉप लेयर क्लोज टू द अर्थ। जमीन के सरफेस के सबसे करीब जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर ये वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रोपो और स्फेयर। ट्रोपो मीन्स चेंज, और स्फेयर मीन्स अर्थ। मीन्स अर्थ में आने वाला चेंज, यानी कि इसका नाम ट्रोपोस्फेयर क्यों रखा गया है? क्योंकि ट्रोपो का मतलब है चेंज और अर्थ का मतलब है, स्फेयर का मतलब है अर्थ। इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जा रहा है क्योंकि ये जो जितने भी वेदर चेंजेस आते हैं ये इसी लेयर के अंदर आते हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ठीक है। ये जो चेंजेस आते हैं ज़मीन पे ये इसी लेयर पे आती है। इसके ऊपर जो लेयर है उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए इस लेयर को ट्रोपोस्फेयर का नाम दिया है। ट्रोपो मीन्स चेंज और स्फेयर मीन अर्थ, यानी कि अर्थ में चेंज आने वाले चेंजेस। अब ये कहाँ तक फैली होती है? सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ये ऊपर वाले जो किनारे होते हैं हम कहते हैं पोल, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो होता है इसे हम कहते हैं पोल, और ये जो दरमियानी रीजन होता है इस रीजन को हम कहते हैं इक्वेटर। किनारों से जो अर्थ के रीजन है हम कहते हैं पोल, और दरमियानी जो रीजन है उसे हम कहते हैं ये अर्थ का इक्वेटर है। तो ट्रोपोस्फेयर पोल से तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैली होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तकरीबन 10 किलोमीटर तक ये पोल से, ऊपर वाले भी और नीचे वाले पोल से भी 10 किलोमीटर तक ये फैली होती है, और इक्वेटर से ये 16 किलोमीटर तक फैली होती है। तो ये जमीन के ऊपर से इसकी हम लेंथ कह रहे हैं कि ये कितनी ऊपर तक ये वो फैली होती है। पोल से ये 10 किलोमीटर और इक्वेटर रीजन से ये 16 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये फैली होती है।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? अगर हम ट्रोपोस्फियर की कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि ऑलमोस्ट 80% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है और 20% इसमें 79 to 80% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है और बाकी भी दूसरी गैसेस के अंदर मौजूद होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, वाटर वेपर्स, इसके अलावा और बहुत सी गैसेस इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये था ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो का वर्ड ट्रोपोस्फेयर वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रोपो मीन चेंज एंड स्फीयर मीन अर्थ। इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो वेदर चेंजेस आते हैं इसकी वजह से इसका नाम जो है वो ट्रोपोस्फेयर रखा गया। जमीन के सबसे क्लोज जो लेयर कहलाती है वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो लंबाई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये 4 से 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है और ये इक्वेटर से 16 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है वो कहलाती है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसे हम ट्रोपोपॉज का नाम देते हैं। अबव ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपॉज पाई जाती है। इसको बाउंड्री कहा जाता है between troposphere and stratosphere। ये एक बाउंड्री कह लें हम इसको। ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रोपोपॉज। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है और जो है वो एयर ठंडी होती जाती है, ठंडक बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब जो है वो बिल्कुल ही जो है वो एयर जो है वो ड्राई हो जाती है और वो पॉइंट जो है वो ट्रोपोपॉज कहलाता है। ट्रोपोपॉज के बाद जो स्फीयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर कहलाती है वो क्या कहलाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ही एक फॉर्म पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं ओजोन गैस। ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये। इसका काम क्या है? ये पूरी जमीन के गिर्द जो है वो लिपटी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये सूरज से आने वाली, सन से आने वाली
जो हार्मफुल रेज हैं उसको ये वहीं पे रोक लेती है और ये ज़मीन पे उसको नहीं आने देती। सूरज से आने वाली खतरनाक कैले रेस को ये स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में ही वहीं पे रोक लेती है और ज़मीन पे नहीं आने देती। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर काम करती है जो कि हमें सूरज की हार्मफुल रेस से बचाती है। इसके बाद जो हमारे पास लेयर आएगी है वो आयनोस्फीयर। टॉप मोस्ट लेयर जमीन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो आयनोस्फीयर कहलाती है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ही कम होता है और अगर हम तकरीबन 16 किलोमीटर ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएं तो हम स्पेस में पहुंच जाते हैं। तो ये डिफरेंट लेयर्स थी एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, वो ज़मीन की सरफेस से क्लोजेस्ट जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जितने भी वेदर चेंज हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए इसका नाम जो है वो ट्रोपोस्फेयर रखा गया है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है ट्रोपोपॉज। ये जस्ट एक बाउंड्री है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वो क्या कहलाती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ये ऑक्सीजन की एक गैस है, O3 की फॉर्म में ये पाई जाती है। ये एक शील्ड का काम करती है। किस चीज़ से ये हमें शील्ड करती है? ये सूरज से आने वाली जो डेंजरस और हार्मफुल रेज हैं उससे हमें बचाती है। नेक्स्ट टू स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर। टॉप मोस्ट लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की वो आयनोस्फेयर कहलाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। अब ये जो तमाम लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये तमाम लेयर जो है वो ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाती हैं। जब सूरज की रेस आती है इन लेयर्स में डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं इन लेयर्स के अंदर। सूरज की रेस जो है वो इन रेस से टकराकर वापस स्पेस में चली जाती है कुछ। और इसके अलावा इसके बाद क्लाउड्स भी हैं और कुछ रेस क्लाउड से टकराकर वापस चली जाती हैं और कुछ मिकदार जो है वो इन सब पार्टिकल्स से और क्लाउड से पास करके ज़मीन के ऊपर पहुंचती हैं। ज़मीन पे पहुंचने के बाद ज़मीन की सरफेस से टकराकर भी बहुत सी जो है वो रेत वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, वापस स्पेस में चली जाती हैं और बाकी जो रेत हैं वो ज़मीन को गर्म करती हैं। अगर वो तमाम रेस जो कि सूरज से आ रही हैं वो सारी की सारी अगर ज़मीन के ऊपर आ जाएँ तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने गर्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये जो रेज सूरज से आती हैं इन्हें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, क्लाउड और ज़मीन की सरफेस भी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। ये तमाम चीज़ें हमें ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाती हैं। इसके अलावा एक और टर्म है एयर से रिलेटेड ही जिसे विंड कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो विंड में और एयर में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एयर का भी जो है वो लिटरल मीनिंग जो है वो हवा है और विंड को भी हवा ही कहा जाता है। डिफरेंस दोनों में ये है कि वो एयर जो हम फील कर सकते हैं, वो एयर जो हमें महसूस होती है, वो एयर जो कि मूव करती है, मूविंग एयर क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। आजकल अगस्त का महीना चल रहा है, अक्सर जो है ना हवा बिल्कुल ही बंद हो जाती है। या आप रूम में जब जाते हैं आप पंखा बंद करते हैं, पंखा जब आप बंद करते हैं तो आपको हवा नहीं लग रही होती। अब हवा नहीं लग रही इसका मतलब ये नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। हवा तब भी रूम के अंदर मौजूद होती है जिसमें आप ब्रीथ कर रहे होते हैं और वो एयर जो कि हर टाइम हर मौजूद होती है वो एयर कहलाती है।
और जबकि आप जब फैन ऑन करते हैं जो एयर आपको फील होती है, जो मूविंग एयर होती है, वो क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो थर्मल है। थर्मल, थर्मल क्या होता है? सूरज की रेज जब जमीन पे आती हैं तो जमीन को गर्म करती है। जब जमीन गर्म होती है तो जमीन अपने गर्म जमीन जो होती है अपने इर्द गिर्द की हवा को भी क्या करती है? गर्म कर देती है। अब हवा जो है वो गर्म करने से फैलती है और हल्की हो जाती है। वो हल्की हवा ऊपर की तरफ उड़ती है। जब वो हल्की हवा ऊपर की तरफ उड़ती है और उसकी जगह जो डेंसर और जो है वो भारी डेंसर और जो कोल्डर हवा उसकी जगह ले लेती है। तो ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, ये जो ऊपर की तरफ गर्म हवा का उठना जो है इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल कहते हैं। ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जो मूव करते हुए जाती है, इस गर्म हवा के को हम क्या कहते हैं? थर्मल कहते हैं। जो ग्लाइडर पायलट्स हैं और इवन के बर्ड्स हैं वो इसी थर्मल को यूज करते हैं और ऊपर जो है वो उड़ते हैं। थर्मल को हम डिफाइन करेंगे हॉट एयर करंट दैट मूव अप। गर्म हवा जो कि ऊपर की तरफ उठती है उसको हम क्या नाम देते हैं? थर्मल का नाम देते हैं। अब इसी थर्मल से रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक और टॉपिक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। थर्मल हॉट एयर करंट दैट मूव अप, गर्म हवा जो कि ऊपर की तरफ उठती है। अब जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वहां पे जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस कर जाता है। वहां पे जब एयर प्रेशर रिड्यूस करता है तो सराउंडिंग का एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। तो प्रेशर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हमेशा वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो हवा क्या करेगी? मूव करेगी। इसी से रिलेटेड जो है दो टॉपिक है, लैंड सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होता है? दिन के वक्त जब सूरज की रेज जमीन पे आ रही होती है तो सूरज की रेज जमीन के ऊपर जब पड़ती हैं, जमीन के ऊपर भी पड़ती हैं एज वेल एज समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर भी पड़ती हैं, तो जमीन की या अर्थ की हीट कैपेसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, जिसके नतीजे में हीट कैपेसिटी कम होने के नतीजे में जमीन जो है वो पानी की निस्बत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जब जमीन पानी की निस्बत जल्दी गर्म होती है तो जमीन अपने इर्द गिर्द की हवा को भी क्या करती है? गर्म करती है। जब जमीन के सराउंडिंग एयर जो होती है वो गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। उस एयर प्रेशर कम होने की वजह से सराउंडिंग का जो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ जो है वो हवा क्या करना शुरू हो जाती है? मूव करना शुरू हो जाती है। यानी कि ज़मीन के ऊपर ज़मीन के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो थर्मल की वजह से क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा और समुंदर के ऊपर या सी के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो एयर का ज़्यादा होगा। तो समुंदर से या सी से एयर जो है वो अर्थ की तरफ मूव करेगी, जैसे हम नाम देते हैं सी ब्रीज का। इसी तरह से नाइट में, रात के वक्त जब सूरज नहीं होता तो जमीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र जो है वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता बल्कि गर्म ही रहता है, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है।
समुद्र जो है वो गर्म होता है। जब समुद्र गर्म होगा तो समुद्र के सराउंडिंग एयर भी क्या होगी, गर्म होगी। जब समुद्र के सराउंडिंग की एयर गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, जबकि जमीन जो है वो ठंडी हो जाएगी और जमीन के सराउंडिंग की एयर भी जो है वो भी ठंडी होगी, वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा। और सी के अराउंड जो है वो एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी और उसकी वहां पे एयर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा। लैंड के ऊपर एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसके नतीजे में एयर जो है वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगी और इस एयर ब्लू को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। इस तरह से समुद्र से जमीन की तरफ और जमीन से समुद्र की तरफ जो है वो हवा चलती है, जिसे हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं जी एयर प्रेशर को मेजर कैसे किया जा सकता है। एयर प्रेशर को एक खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेजर किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं बैरोमीटर का। The instrument that used to measure atmospheric pressure is called barometer. ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा आला जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बैरोमीटर कहलाता है। अब बैरोमीटर की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल बैरोमीटर के बारे में। नंबर 1 सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर क्या होता है? सिंपल बैरोमीटर एक गिलास की बनी हुई ट्यूब है। ये गिलास की बनी हुई ट्यूब है जिसे एक एंड से सील कर दिया जाता है, यानी कि एक एंड से इसको बंद कर दिया जाता है और दूसरा एंड इसका जो है वो खुला रखा जाता है। अब इस ट्यूब को हम मरकरी के कॉलम से मरकरी से फिल करते हैं। सपोज ये मरकरी इसके अंदर भरा हुआ। अब इस मरकरी से भरी हुई ट्यूब को हम एक डिश के अंदर इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जो कि मरकरी से भरी होगी। वो डिश के अंदर भी क्या होगा? मरकरी होगा। डिश के अंदर भी क्या होगा? मरकरी होगा। अब ये मरकरी का जो कॉलम है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सॉरी सर, इस ट्यूब को हम एक डिश के अंदर इन्वर्ट करेंगे जिसमें मरकरी भरा होगा। अब ये मरकरी के कॉलम की जो हाइट है ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है। अब हम स्केल रख के इसको ऐसे मेजर कर लें। ये मरकरी की जो हाइट है हमें इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगी। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये कॉलम ऊपर की तरफ मूव करेगा और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये कॉलम नीचे की तरफ मूव करेगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और ये हमने इसमें क्या लिया हुआ?
मरकरी और ये हमारे पास क्या है स्केल। नेक्स्ट हमारे पास मीटर है एनरॉइड बैरोमीटर। एंड्रॉइड बैरोमीटर एक बॉक्स से बना होता है। एंड्रॉइड बैरोमीटर एक बॉक्स से बना होता है और बॉक्स की जो साइड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और इस साइड के साथ आगे एंड्रॉइड बैरोमीटर एक बॉक्स से बना होता है और बॉक्स की साइड जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करता है तो बॉक्स की जो साइड्स हैं वो बॉक्स जो है अपनी शेप चेंज करता है और बॉक्स की शेप चेंज होने की वजह से जो पॉइंटर है ये मूव करता है और ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। एंड थर्ड बैरोमीटर इज कॉल्ड अल्टीमीटर। थर्ड बैरोमीटर जो है वो ये अल्टीमीटर कहलाता है। ये मोस्टली जो पायलट्स हैं और जो माउंटेनर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं और ये हाइट और यानी कि हाइट भी बताता है, यानी कि हाइट जिसे कि हम आल्टीट्यूड कहते हैं। आल्टीट्यूड मीन्स वो हाइट जो कि समुद्र के लिहाज से है। तो ये अल्टीमीटर हमें आल्टीट्यूड के बारे में बताता है, उसी से इसका नाम लिया हुआ है अल्टीमीटर और इससे पायलट और माउंटेनर जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये तीन टाइप्स हैं बैरोमीटर की। नंबर 1 सिंपल बैरोमीटर, नंबर 2 एनरॉइड बैरोमीटर और नंबर 3 अल्टीमीटर। और नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? जो गैर ज़रूरी और हार्मफुल सब्सटेंसेस या केमिकल्स एयर के अंदर मौजूद होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस कॉज एयर पोल्यूशन। गैर जरूरी और खतरनाक किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं जो कि हवा में छोड़ दी जाती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। सोर्स, अब इसका सोर्स क्या है, कौन ये अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन का जो हिस्सा है, एयर पोल्यूशन में जो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत सी ऐसी गैसेस और बहुत से ऐसे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो कि हवा में चले जाते हैं, जो और एयर को पोल्यूट करती हैं। फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फॉसिल फ्यूल्स में कोल, गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोल वगैरह आते हैं। कोल हम इंडस्ट्री के अंदर, घरों के अंदर यूज़ करते हैं, गैस भी घरों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है और पेट्रोल जो है ये मोस्टली व्हीकल्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
और ज़्यादा जो है वो एयर को पोल्यूट करने का सबब भी यही है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट्स होते हैं? एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है ये ब्रीथिंग सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होता है। इससे लंग्स की बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा यही एयर जब ऊपर क्लाउड जाती है और वहाँ जाके क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद वो जब वापस बारिश की सूरत में ज़मीन पे आती है तो एसिड रेन का जो है वो सबब बनती है। एसिड रेन इससे होती है, ठीक है। और एसिड रेन जो है उससे वो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती है, क्रॉप्स को, फसलों वगैरह को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एयर पोल्यूशन के अंदर आती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जो है वो बनाएं जो कि जिससे जो है वो पोल्यूशन अगर ख़त्म नहीं हो सकती तो कम से कम हो। तो ये एक गवर्नमेंट का नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को जो है वो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू।